Hello everyone. Today I will talk about the genesis of militant nationalists in British Indian politics. कैम्ब्रिज स्कूल के हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश भारतीय राजनीति में उग्र राष्ट्रवाद या मिलिटेंट नेशनलिज्म के उद्भव पर विचार करते हुए कहा है कि इसे आईएनसी पर नियंत्रण हेतु इन्स एंड आउट्स के बीच गुटीय संघर्ष के रूप में देखा जाना चाहिए। इस विषय पर हम कभी बाद में बात करेंगे, पर आज मैं इतना जरूर कहूंगा कि कैम्ब्रिज स्कूल के इन इतिहासकारों ने 1890 के दशक में अनेक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा मॉडरेट पॉलिटिक्स की लगातार और नियमित रूप से की जाने वाली आलोचनाओं की पूरी तरह अनदेखी की है। मेरी दृष्टि में उग्र राष्ट्रवाद की जड़ें मॉडरेट आईएनसी की इन्हीं आलोचनाओं में निहित है। मॉडरेट्स को उनके मेंडिकेंट टेक्निक के लिए मिलिटेंट नेशनलिस्ट्स के द्वारा कोसा गया। उनके मेथड को उनके द्वारा फ्यूटाइल बताया गया। उनके आंदोलन को इंग्लिश एजुकेटेड एलीट का आंदोलन कहा गया, जिसका सामान्य जनता से कोई संबंध नहीं था। प्रेयर्स और पिटीशंस की जगह रेसिस्टेंस के साथ साथ सेल्फ डिपेंडेंस एवं कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात की जाने लगी। इस संबंध में मैं सर्वप्रथम अरविंद घोष के उन लेखों का उल्लेख करूंगा जो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से इंदु प्रकाश नामक एक पत्र में छपे। विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा स्थापित एवं बंबई से प्रकाशित इस आंग्ल मराठी पत्र में अरविंद घोष ने आईएनसी की मॉडरेट पॉलिसी की कड़ी आलोचना की। 1881 में योगेंद्र चंद्र बसु द्वारा कलकत्ता में स्थापित साप्ताहिक बंगबासी भी ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पत्र था। वस्तुतः आईएनसी से कई लोगों का मोह भंग हो चुका था। मैं अश्विनी कुमार दत्त का भी नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने अमरावती अधिवेशन को 3 दिनों का तमाशा 3 डेज तमाशा कहा। आईएनसी का यह अधिवेशन 1897 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सी शंकरन नायर ने की थी। विपिन चंद्र पाल आईएनसी को याचना संस्था कहते थे। आईएनसी के प्रति उदासीनता का संकेत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी दिया। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में स्वयं अपना विद्यालय स्थापित किया। 1902 में सतीश चंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में कलकत्ता में डॉन सोसाइटी की स्थापना हुई। इस सोसाइटी ने डॉन नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया, जिसके संस्थापक संपादक स्वयं सतीश चंद्र मुखर्जी थे। डॉन सोसाइटी एवं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में इन प्रयोगों ने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रवादियों का एक वर्ग नरम पंथियों की उदार राजनीति से असंतुष्ट था। 1901 में कलकत्ता में प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड नामक एक दवा कंपनी स्थापित की। 1892-93 में उनके द्वारा स्थापित बंगाल केमिकल वर्क्स का यह विकसित रूप था। ये सभी डेवलपमेंट यही सिद्ध करते हैं कि नरम पंथियों की राजनीति अब अप्रभावी फ्यूटाइल मानी जाने लगी थी और याचना की जगह आत्मनिर्भरता को जरूरी माना जाने लगा था। बंगाल की तरह अन्य प्रांतों में भी लोगों का मॉडरेट से मोह भंग होता जा रहा था। मैं शिवराम महादेव परांजपे द्वारा पूना से प्रकाशित साप्ताहिक काल तथा पूना से ही गोपाल गणेश अगरकर एवं बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी में प्रकाशित केसरी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित मराठा का उल्लेख करना चाहूंगा। All these journals were very popular and were critical of INC. 1893-94 में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश
उत्सव का आयोजन प्रारंभ किया, एक सामुदायिक पूजा के रूप में। इसके पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य यही था, जनता के साथ संपर्क एवं उनके बीच एकता की स्थापना। इसी तरह 1896 से उन्होंने शिवाजी उत्सव का सार्वजनिक रूप से आयोजन प्रारंभ किया। इसका भी उद्देश्य वही था, एक पेट्रियोटिक कम हिस्टोरिकल कल्ट का नेशनलिज्म के एक सेंट्रल सिंबल के रूप में प्रयोग। तिलक के इन सामुदायिक आयोजनों के दो फायदे हुए। एक तो वह अपने विचारों को सामान्य जनता तक पहुंचा पाए, और दूसरा यह कि इन उत्सवों ने जनता को भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबद्ध कर दिया। उग्र राष्ट्रवाद के उद्भव की प्रतिध्वनि ब्रिटिश सरकार को भी मिल रही थी। 1897 में बाल गंगाधर तिलक अरेस्ट कर लिए जाते हैं। केसरी में प्रकाशित शिवाजीज अटरेंसेस नामक एक कविता ब्रिटिश सरकार द्वारा आपत्तिजनक मानी गई। शिवाजी महोत्सव में उनके भाषण को भी आपत्तिजनक माना गया, जिसमें उन्होंने शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या को सही ठहराया। प्रोसिक्यूशन के द्वारा इसे ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के लिए उकसाने के रूप में देखा गया। तिलक पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध असंतोष फैलाने का कार्य किया है। उन्हें 18 महीने कैद की सजा दी गई। यहां मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट का उल्लेख करना चाहूंगा। तिलक को सजा सुनाए जाने के बाद मैक्स मूलर ने प्रीवी काउंसिल के सदस्य जॉन लुबाक से अपील करते हुए कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। 1896-97 में भारत में एक भयंकर अकाल पड़ा। बुंदेलखंड से प्रारंभ होकर यह अकाल देश के कई भागों में फैल गया। इसमें बड़ी संख्या में स्टारवेशन डेथ्स हुए, महामारी हुई। अनुमानतः लगभग 10 लाख लोगों की मौत हुई। ऐसी स्थिति में तिलक ने पूना सार्वजनिक सभा की मदद से नो रेंट कैंपेन की परिकल्पना की। उन्होंने पैम्फलेट्स द्वारा लोगों को फेमीन रिलीफ कोड की जानकारी दी और किसानों को रेंट या लगान का भुगतान न करने की अपील की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तब तक के इतिहास में यह अपनी तरह का पहला प्रयोग था। पर तिलक को अपने इस नो रेंट कैंपेन में आईएनसी का साथ नहीं मिला। आईएनसी का शीर्षस्थ नेतृत्व, उसकी यह सोच थी कि नो रेंट कैंपेन को गरीब एवं छोटे किसानों का समर्थन जरूर मिलेगा, पर बड़े एवं संपन्न किसान इसका विरोध करेंगे। इसलिए आईएनसी ने स्वयं को तिलक के इस नो रेंट कैंपेन से अलग रखा। जो भी हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तिलक के इन्हीं बहुविध प्रयोगों की वजह से ब्रिटिश राइटर वैलेंटाइन चिरॉल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक या फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा है। कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकारों ने आईएनसी के मॉडरेट फेज में इस प्रकार की एक्टिविटीज का प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं किया है, और इसीलिए उन्होंने उग्र राष्ट्रवाद के जेनेसिस को एक फैक्शनल कन्फ्लिक्ट के रूप में एक्सप्लेन किया है। नवंबर 1900 में कर्जन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैमिल्टन को एक डिस्पैच में लिखा, कांग्रेस वॉज टॉटरिंग टू इट्स फॉल। सचमुच 19वीं सदी का अंत होते होते आईएनसी पूरी तरह लड़खड़ाने लगी थी। लेकिन तब ठीक उसी समय भारतीय राष्ट्रवादियों का एक ऐसा वर्ग तैयार खड़ा था जिसके उद्देश्य, जिसके लक्ष्य नए थे। वह सुधार की जगह स्वराज चाहता था। उसके मेथड्स नए थे। वह प्रार्थना को, याचना को अपने देश का अपमान मानता था। वह आत्मनिर्भरता की बात करने लगा था।
वह प्रतिरोध, रेसिस्टेंस की बात करता था। ऐसे वातावरण में कर्जन ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिन्होंने कैटलिस्ट का कार्य किया और ब्रिटिश भारतीय राजनीति में उग्र राष्ट्रवाद का न सिर्फ आविर्भाव हुआ बल्कि शीघ्र ही राष्ट्रवादी राजनीति में इसने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। सबसे पहले मैं 1899 में पारित कैलकाटा कारपोरेशन अधिनियम का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसके द्वारा कैलकाटा कारपोरेशन में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। यह अधिनियम कैलकाटा के यूरोपियन बिजनेस कम्युनिटी के इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखकर पारित किया गया था। इसके बाद 1904 में कर्जन के कार्यकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, जिसने सीनेट में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दी। 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में गठित भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की अनुशंसाओं का राष्ट्रवादियों ने विरोध किया था, फिर भी कर्जन ने इसे विश्वविद्यालय अधिनियम के रूप में विधायिका से पारित करवा लिया। एंड फाइनली 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन की यह योजना, जो कर्जन के साथ ही होम सेक्रेटरी रिस्ले और बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेजर ने मिलकर बनाई, उसके अनुसार बंगाल को 2 प्रांतों में विभक्त कर दिया गया। बंगाल से चिटागोंग, ढाका और राजशाही डिविजन्स के साथ ही हिल टिपेरा और मालदा को अलग कर दिया गया तथा उन्हें आसाम के साथ संयुक्त कर ईस्ट बंगाल एंड आसाम के रूप में एक नए प्रांत का गठन किया गया। बिहार और उड़ीसा रेस्ट ऑफ बंगाल के साथ संयुक्त रहे। बंगाल विभाजन का कारण बताते हुए ब्रिटिश सरकार ने दलील दी कि भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से बंगाल एक अत्यधिक बड़ा प्रांत है, इसलिए प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए 2 प्रांतों में इसका विभाजन सर्वथा उचित है। पर जिस रूप में बंगाल का विभाजन किया गया, उससे ब्रिटिश सरकार की मंशा साफ स्पष्ट हो गई। विभाजन का आधार विशुद्ध रूप से धार्मिक था। ब्रिटिश सरकार ने पूर्वी बंगाल के रूप में एक मुस्लिम बहुल प्रांत का गठन कर राष्ट्रवाद के विकास को सांप्रदायिक आधार पर अवरुद्ध करना चाहा। ब्रिटिश सरकार का यह उद्देश्य रिस्ले के इस स्टेटमेंट से भी स्पष्ट होता है। बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन सेवरल डिफरेंट वेज। बंगाल विभाजन के पश्चात मैं आईएनसी के 2 अधिवेशनों का उल्लेख करना चाहूंगा। पहला 1906 में आईएनसी का कैलकाटा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। यह उग्र राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी का ही प्रभाव था कि नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में आईएनसी के लक्ष्य को पुनर्परिभाषित करते हुए स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया और कहा कि स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट लाइक दैट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम और द कॉलोनीज शैल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएनसी। आईएनसी का अगला अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। यहां आईएनसी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स 2 खेमे में विभक्त हो गया। यह आईएनसी का पहला विभाजन था, फर्स्ट स्प्लिट इन आईएनसी विच टुक प्लेस इन सूरत इन 1907। आईएनसी के इस अधिवेशन ने ब्रिटिश भारत की राष्ट्रवादी राजनीति में उग्र राष्ट्रवाद अर्थात मिलिटेंट नेशनलिज्म के प्रभुत्व को क्रिस्टल क्लियर कर दिया। थैंक यू वेरी मच।